Created by Abby Morgan, Lucy Forbes and Holly Pullinger, Eric starring Benedict Cumberbatch in the lead role, finally Netflix पर रिलीज हो चुका है. So we thought ये इस सीरीज को लेके डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरीज के एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं. ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. ये सीरीज शुरू होता है 1985 के न्यूयॉर्क सिटी में और हम मिलते हैं सीरीज के सेंट्रल कैरेक्टर्स एक पपेटियर विंसेंट एंडरसन और उसके 9 साल के बेटे एडगर से. विंसेंट डिजाइनिंग में और पपेटियरिंग में ब्रिलियंटली टैलेंटेड है और उसका अपना एक बच्चों का टीवी शो है गुड डे सनशाइन के नाम से, जिसको उसने खुद ही को क्रिएट किया था. ये शो रियल लाइफ सेसमी स्ट्रीट से बहुत सिमिलर है और शुरुआती दिनों में बहुत सक्सेसफुल होने के बावजूद ये शो अभी लो व्यूअरशिप का शिकार है. इसलिए चैनल के हेड्स इस शोज में कुछ चेंजेस और इनोवेशंस लाना चाहते हैं. हालांकि शो रनर और विंसेंट का बहुत करीबी दोस्त लेनी इस आइडिया को एक्सेप्ट करता है, पर शो का प्रोटैगनिस्ट इस चेंज के आइडिया से एकदम कन्विंस्ड नहीं होता. विंसेंट खुद को क्रिएटिव जीनियस की तरह देखता है और ऐसे बेतुके इंट्रूशन से उसे बहुत बुरा लगता है. इस मीटिंग के दौरान विंसेंट का बेटा एडगर प्रेजेंट रहता है, जो कि खुद अपने पापा के शो का बहुत बड़ा फैन होता है. पहली बार में देख के ये बाप बेटे बहुत ही क्लोज दिखाई पड़ते हैं, पर धीरे धीरे ये अपेरेंट हो जाता है कि विंसेंट एक्चुअली अपने बेटे के साथ एकदम भी ओपन नहीं है. वो अपने बेटे के अंदर हार्डवर्क और डेडिकेशन का वैल्यू इंस्टॉल करना चाहता है, जो कि उसके हिसाब से बहुत नेसेसरी है इस कट थ्रोट दुनिया में सर्वाइव करने के लिए. इस प्रोसेस में वो अपने बच्चे से दूर हो जाता है और उसके बेटे के लिए अपने बाप से सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग पाना बहुत मुश्किल हो पड़ता है. विंसेंट और उसकी बीबी कैसी के रोज के झगड़े से वो बच्चा ऊब चुका था. ये सारे सर्कमस्टेंसेस एडगर को इफेक्ट करता है, जिसके पास अपने डर और कंफ्यूजन को लेकर डिस्कस करने का कोई नहीं रहता. ऐसे ही एक सुबह जब वो कपल झगड़ा कर रहे होते हैं पर फिर भी एक दूसरे को एक और चांस देना चाहते हैं, एडगर डिसाइड करता है कि वो अपने बाप के बगैर ही आज स्कूल चला जाएगा. पर ये दिन इस कपल की जिंदगी को एकदम अपसाइड डाउन टर्न कर देता है, क्योंकि एडगर इसके बाद खो जाता है और घर वापस नहीं आता है. फिर माइकल लेडेट्रॉयट, जो कि मिसिंग पर्सन डेस्क पे NYPD में काम करते हैं, उनको ये केस असाइन किया जाता है और एडगर की खोज में उसे बहुत सारे ऐसे लापता बच्चों का पता चलता है. दोनों हस्बैंड और वाइफ इस सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. विंसेंट धीरे धीरे दारू और ड्रग्स के नशे में चूर होके पूरे सिटी वाइड अपने बच्चे को खोजने में निकल पड़ता है एक इमेजिनरी मॉन्स्टर पपेट एरिक के साथ. पूरे सीरीज में हमें ऐसे बहुत सारे सोशल इनजस्टिस और थीम्स के बारे में पता चलता है और सबसे ज्यादा रेशियल इनजस्टिस को इस सीरीज में हाईलाइट किया जाता है. 1980s आते आते यूएसए पहले की तरह उतना रेसिस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे अवेयरनेस और एक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, पर फिर भी कुछ रेशियल अंडरटोन अभी भी अमेरिकन सोसाइटी में प्रेवलेंट थे. आखिर लोग धीरे धीरे सीख रहे थे कैसे रेसिस्ट एक्सप्रेशंस को रोका जाए और जिसके बदौलत रेसिज्म बहुत ही इनडायरेक्ट मैनर में अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था. इस सीरीज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कैसे एडगर एंडरसन और मार्लन रोशेल के डिसअपीयरेंस केसेस को पुलिस डिफरेंटली ट्रीट कर रही थी. जब एडगर खो जाता है तो पुलिस और मीडिया बहुत एक्टिवली रिएक्ट करती है और वो सारे फिल्स वो हर तरफ से देने की कोशिश करते हैं जिससे एडगर का पता चल जाए या फिर ये पता चल जाए कि उसके साथ क्या हुआ होगा. जब 14 साल का मार्लन रोशेल ऐसे ही डिसअपीयर हो गया था तो पब्लिक में ऐसा आउटक्राई और मीडिया का ऐसा कवरेज देखने को नहीं मिला था. लास्ट 11 महीनों से मार्लन का कोई अता पता नहीं था, इसलिए उसका माँ सेसिल अपने आप से कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके वो अपने बेटे को ढूंढ पाए. इस डिफरेंस का मेन ग्लेयरिंग रीजन यही था कि एडगर एक इन्फ्लुएंशियल व्हाइट फैमिली से बिलोंग करता था. ऑन द अदर हैंड मार्लन एक ब्लैक किड था जिसके फैमिली का कोई रिकॉग्निशन नहीं था. एंडरसन्स को जाना जाता था विंसेंट के रिच रियल एस्टेट टाइकून बाप की वजह से, जिनका वेल्थ रेशियल प्रिविलेजेस का ही पार्ट था. जबकि एडगर के डिसअपीयरेंस को टीवी चैनल में कॉन्स्टेंटली कवर किया जा रहा था, सेसिल के पास अपने बेटे को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था फ्लायर्स और मिल्क कार्टन्स में उसके बेटे का तस्वीर. सिर्फ यही नहीं, इस शो पे ऐसे ही बहुत सारे रेशियल इंसिडेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एडगर उस बिल्डिंग के बूढ़े और ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज लविट को रेगुलरली विजिट करता था, इसलिए उसे बिना किसी सबूत के तौर पे ही अरेस्ट कर लिया गया. जॉर्ज के अगेंस्ट इससे पहले एक माइनर को असॉल्ट करने का केस था, इसलिए पुलिस उसे डायरेक्टली पकड़ लेती है, पर बाद में जाके ये पता चलता है कि ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है. सोशल इनइक्वालिटी को चलते एक ब्लैक आदमी पे उंगली उठाना बहुत ही ईजी है. डेट्रॉयट के पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस क्रिप को यह सुन के बहुत सुकून मिला कि दोनों ही सस्पेक्ट्स ब्लैक हैं. पहला जॉर्ज लविट और दूसरा
होमलेस लड़का यूसुफ एग्बे। क्रिप ने डेट्रॉयट को बोला था कि कोई कंसिडरेशन के अलावा वो इन दोनों को अरेस्ट कर ले, क्योंकि ये दोनों ब्लैक थे, इसलिए अगर पुलिस डिपार्टमेंट गलत भी होती है इसके लिए उन्हें कोई रिपरकशन सहना नहीं पड़ेगा। पर सिर्फ रेसिज्म ही इस शो की सोशल इनजस्टिस को नहीं दर्शाता है, साथ में होमोफोबिया भी एक रेकरिंग एलिमेंट के हिसाब से दिखाई पड़ता है। इस दशक में LGBTQ+ कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो कि इस सीरीज में सही से दर्शाया गया। जब भी कभी मार्लन के डिसअपेरेंस का बात आता था, उसके साथ साथ ये भी बताया जाता था कि क्योंकि वो गे था इसलिए शायद वो घर से भाग चुका होगा या शायद किसी और ने उसे मार दिया होगा। इन क्रिमिनल्स के लिए शायद ये मेंटालिटी काम करता था कि कोई भी नॉन हेटेरोसेक्सुअल इंसान मार खाने के काबिल है और इसके चलते उन्हें कभी भी कोई भी रिपरकशन सहना नहीं पड़ेगा। माइकल लिड्रॉयट ये सभी सोशल इनजस्टिस के एक डिफिकल्ट जंक्चर में बैठा था, क्योंकि पहली बात तो वो एक पुलिस ऑफिसर था, दूसरा वो एक ब्लैक मैन था, तीसरा वो एक गे भी था। इसलिए माइकल लिड्रॉयट कभी भी अपने आइडेंटिटी और अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को बाहर नहीं आने देता था, क्योंकि उसके बारे में जिसे सच में पता है, जो कि सिर्फ एक ही इंसान है, उसका डिसीज्ड पार्टनर विलियम की सिस्टर, वो भी उसे सपोर्ट नहीं करती है। न्यूयॉर्क सोसाइटी का सबसे बड़ा आइरनी यही था कि ऑल्दो ये सारे क्राइम्स का ब्लेम होमलेस और ब्लैक कम्युनिटी की तरफ डाला जाता था, असली गंदगी इस सोसाइटी के सपोज्ड प्रोटेक्टर्स ही थे। दशकों से चले आ रहे पुलिस वायलेंस यूनाइटेड स्टेट्स में एक रेकरेंट ऑकरेंस बन चुका था और ये सीरीज बहुत सच्चाई से इसको एड्रेस करता है। एडगर को ढूंढते हुए लिड्रॉयट को इस सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पता चलता है, तो वो साथ ही में मार्लन का डिसअपेरेंस केस भी हैंडल करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत पे लिड्रॉयट कॉन्फिडेंट होता है कि ये दोनों केस एक्चुअली में लिंक्ड है और उसे लगता था एक नाइट क्लब द लक्स इसके पीछे जिम्मेदार है। उसे ऐसा इसलिए लगता है कि इस क्लब के ओनर अलेक्जेंडर गेटर इससे पहले भी ऐसे ही अंडरएज सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाने के लिए जेल जा चुका है अपने दूसरे क्लब द सिएरा में। वो सस्पेक्ट करता है कि गेटर, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड और रोमांटिक इंटरेस्ट भी है, शायद अपने ओल्ड हैबिट्स पे वापस जा चुका है, पर ये असल में सच्चाई नहीं है। जब गेटर जेल पे था, उसके ही क्लब के मैनेजर टीजे ने ये सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग का शुरुआत किया, क्योंकि ये चीज तब बड़े हाई डिमांड पे था। इससे पहले गेटर के पुराने एस्टैब्लिशमेंट में जब पुलिस ने रेड किया था, तो बहुत ही बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के नाम भी बाहर आते हैं, जो कि अभी भी उसके नए क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर में लिड्रॉयट के हाथ मार्लन के डिसअपेरेंस के रात का कैमरा फुटेज आ जाता है, जिससे उसे सच्चाई पता चल जाता है। मार्लन एक्चुअली में गे था और उसके पास अपने डिजायर्स को सेफली फुलफिल करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए वो ये सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग में जुड़ जाता है, क्योंकि इससे उसे एटलीस्ट मर्दों के पास जाने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे शहर के डेप्यूटी मेयर रिचर्ड कोस्टेलो उसके संगत के दीवाने हो जाते हैं, जो खुद एक क्लोजेटेड गे मैन थे। टीजे के क्रिमिनल रैकेट के साथ दो करप्ट पुलिस डिटेक्टिव्स केनेडी और नोक्स भी इस स्कीम में शामिल थे कुछ पैसा कमाने के लिए। जब तक इन दो डिटेक्टिव्स का पॉकेट पैसों से भरता गया, तब तक ये इस अंडरएज ट्रैफिकिंग को इग्नोर करते रहे। धीरे धीरे मार्लन और कोस्टेलो एक दूसरे के लवर्स बन गए और जब इस रात को इन दोनों को कोई पैसा नहीं मिला, तो गुस्से से ये लोग होश खो बैठे, जिसके कारण ये दोनों वायलेंटली मार्लन को अटैक करने लगे और नोक्स ने लात मार मार के उस बच्चे को मार दिया। कोस्टेलो का ब्रदर इन लॉ ब्रूनो डी बरी एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन था, जो इस शहर का सैनिटेशन संभालता था। साथ में ही सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग और ड्रग ट्रेड में भी वो शामिल था। उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके मार्लन के बॉडी को इस शहर के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड पे फेंक दिया, जैसे कि बाकी के अंडरएज विक्टिम्स के साथ किया जाता था। इसके बाद ब्रूनो अपने ब्रदर इन लॉ से एक डील बना लेता है। वो अपनी तरफ से उसके होमोसेक्सुअलिटी के बारे में चुप रहेगा जब तक उसे सरकार से और पावर और प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। इस सारे इंसिडेंट में एक और इंसान का मौत हो जाता है। नोक्स अपने पार्टनर केनेडी को मार देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं केनेडी अनविलिंगली उनका सीक्रेट बाकियों के सामने रिवील ना कर दे। केनेडी ने इससे पहले टीजे को नंबर 8 बोल के थ्रेटन किया था, जो कि बेसिकली मार्लन के बास्केटबॉल जर्सी का नंबर था, जो उसने अपनी मौत के टाइम पहना हुआ था। दूसरी तरफ विंसेंट का फ्रेंड और कॉलीग लेनी अपनी जान ले लेता है, क्योंकि सिएरा स्कैंडल के साथ उसका भी एक लिंक बाहर निकल के आता है। शो के एंड में माइकल लिड्रॉयट अपना पूरा हिम्मत इकट्ठा करके इन सभी करप्ट लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेता है, जिसमें वो नोक्स, कोस्टेलो और डिबरी को अरेस्ट कर लेता है। टीजे इस दौरान भाग जाता है और गेटर भी अपना अरेस्ट अवॉइड कर जाता है लिड्रॉयट की हेल्प से, क्योंकि वो एक्चुअली में इनोसेंट था। सेसिल फिर भी अपना जांच जारी रखती है अपने बच्चे के रिमेन्स की खोज में, पर कंसिडरिंग ये डंप यार्ड इतना बड़ा है, ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट मालूम होता है।
इस पूरे सर्च के चलते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट विंसेंट एंडरसन सारी हदें पार कर देते हैं अपने बच्चे एडगर की खोज में, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि उसका बच्चा जिंदा और अनहार्म्ड है। विंसेंट को एक लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन होता है जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक अच्छा बाप नहीं था। विंसेंट को दिल ही दिल में लगता था कि एडगर का किडनैपिंग नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने घर के झमेलों से तंग आके वहां से भाग गया है। सिर्फ ईगोइस्टिक और रूड होना ही विंसेंट का शॉर्टकमिंग्स नहीं था। वो अपने बच्चे के ट्रबल्स और फीलिंग्स को ज्यादातर अनदेखा ही कर देता था। अपने बच्चे को दुनियादारी समझाने के लिए विंसेंट उसके साथ छोटी छोटी बातों में कॉम्पिटिटिव हो पड़ता था, जिससे उन दोनों के बीच का गैप और भी बढ़ता चला गया और उस बच्चे को लगने लगा कि उसका बाप सिंपली उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। विंसेंट के करीब आने की कोशिश में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता खुला था, ड्राइंग और डिजाइनिंग से एक कार्टून कैरेक्टर तैयार करना जो कि उसके बाप के शो में एक पपेट की तरह फीचर किया जाए। एरिक ये वाला ही मॉन्स्टर है जिसे विंसेंट हमेशा हेलुसिनेट करता रहता है। इस बीस्ट का लो वॉइस होना, ग्रम्पी एटीट्यूड और गाली गलौज करना एडगर का ही एक इनोसेंट तरीका था अपने बाप को पोर्ट्रे करने का। अपने बच्चे को खोने के बाद विंसेंट कन्विंस हो जाता है कि एडगर को वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह उसके इस मॉन्स्टर कैरेक्टर को अपने टीवी प्रोग्राम में फीचर करवाया जाए, और ये करने के बाद वो अपने हेलुसिनेशन वाले बीस्ट के साथ एक लॉन्ग जर्नी पे निकल पड़ता है। हालांकि विंसेंट का ये एफर्ट एडवर्ड को वापस लाने में नाकामयाब रहता है, पर इससे उसे अपने शॉर्टकमिंग्स और इश्यूज के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिल जाता है। विंसेंट के रूड नेचर का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उसके बाप ने कभी भी उसे वो लव और अटेंशन नहीं दिया जो एक बच्चे को चाहिए होता है, जिसके कारण अपने बचपन पे ही उसका ग्रोथ स्टंट हो गया। गुड डे सनशाइन विंसेंट का शो एक्चुअली उसके बाप का ही एक फ्रेज था जो वो रेयर ओकेशन में यूज करते थे अपने बेटे के साथ पूरा दिन गुजारने के बाद। विंसेंट अभी भी अपने फादर के वैलिडेशन का भूखा था, जो कि उसकी जिंदगी जीने के रास्ते का सबसे बड़ा हर्डल था, पर आखिर में वो डिसाइड करता है कि अपने पेरेंट्स के साथ वो सारे टाइज और कनेक्शन तोड़ देगा। एरिक इस डेवलपमेंट में बहुत ही की रोल प्ले करता है और ये इमेजिनरी मॉन्स्टर विंसेंट और एडगर के बीच एक ब्रिज बन के सामने आता है। आखिर में हमें पता चल जाता है कि एडगर का डिसअपीयरेंस एक्चुअली में कोई बड़ा मिस्ट्री नहीं था। यूसुफ को रास्ते पे देखने के बाद और उसे फॉलो करने के बाद वो अपने यूजुअल रूट से भटक गया। वो बहुत टाइम से यूसुफ को फॉलो कर रहा था, जो कि एक अंडरग्राउंड रेलवे टनल में रहता था, और वो उसकी हेल्प के लिए रीच आउट करना चाहता था। क्योंकि यूसुफ एक बहुत ही अच्छा ग्राफिटी आर्टिस्ट था, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे उस पर एक इंटरेस्ट ग्रो कर लेता है और धीरे धीरे वो उसे विंसेंट के क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह देखने लगता है। जिस दिन एडगर खो गया, एक्चुअली में वो यूसुफ का पीछा कर रहा था और अभी तक यूसुफ ने उसे अपने आशियाने में संभाल के रखा था। यूसुफ एक्चुअली रेडी था एडगर को अपने पेरेंट्स के पास पहुंचाने के लिए जब वो बच्चा अपने घर को मिस करने लगा, पर एनवाईपीडी का इस टनल स्पिरिट उसके सारे प्लान्स को चौपट कर देता है। अल्टीमेटली एडगर एक अंडरग्राउंड नाले में गिर जाता है, पर वो किसी भी तरह सर्वाइव कर जाता है और वापस उस अंडरग्राउंड टनल्स में आ जाता है। पर उसे घर लाने के लिए विंसेंट को एरिक का बॉडी सूट पहनना पड़ा और उससे डायरेक्टली एक्सप्रेस करना पड़ा कि कैसे वो अभी एक चेंज्ड इंसान है। सीरीज के एंड में एडगर अपने घर वापस आ जाता है और विंसेंट कैसी को डिवोर्स दे देता है, क्योंकि उसे लगा उन सभी के लिए यही बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा। सीरीज के एंड में एडगर एरिक का बॉडी सूट पहन लेता है और विंसेंट से उस मॉन्स्टर की आवाज में बात करता है, जो कि सिंबलाइज करता है कि कैसे इस इमेजिनरी मॉन्स्टर ने इस बाप बेटे के बीच का डिफरेंस कंप्लीटली खत्म कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। एरिक देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज को मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय, फेयरवेल एंड आई विल बी बैक।